अस्सलामुअलैकुम। आज हम न्यू फिज़िक्स मॉडल पेपर 2023 को डिस्कस करेंगे, जो कि 20, 40 और 40 की बेस पर है। इसमें 20% सेक्शन ए में 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं। सेक्शन बी में 40% 12 सवालों के अंदर से 8 सवाल अटैम्प्ट करने हैं हमने, जो हर एक सवाल 3 मार्क्स का है। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है वेव फ्रंट्स क्या है और इनकी टाइप्स क्या है। वेव फ्रंट जो है वो इमेजिनरी लाइन है किसी वेव के ऊपर, जो कि उन पॉइंट्स को आपस में जोड़े जिनकी सेम फेज यानी सेम डायरेक्शन हो। मिसाल के तौर पर ये एक वेव है आपके पास, ये एक वेव है, ये एक वेव है। तो इसमें ये जो क्रस्ट बना रहे हैं, क्रस्ट वाले पॉइंट को अगर हम जोड़ के ये लाइन बनाते हैं तो ये वेव फ्रंट कहलाती है। इसी तरह यहाँ पर भी, और ये ट्रफ से भी बनाई जा सकती है। अब वेव फ्रंट्स हमारे पास दो तरह के बन सकते हैं, सर्कुलर वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। सर्कुलर वेव फ्रंट हमारे पास रिपल टैंक के अंदर, रिपल टैंक क्या चीज़ है? ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे वाटर के अंदर वेव क्रिएट की जाती है। तफसील के लिए आप पीडीएफ में इसको क्लिक करेंगे तो आपको लेक्चर अवेलेबल होगा। अगर रिपल टैंक में हम स्फेरिकल डिपर डालते हैं, जैसे कि ये सामने दिखा है, तो इससे कुछ इस तरह की वेव बनेंगी। और इन वेव के अंदर अगर हम पहले क्रस्ट को आपस में मिलाएं तो एक सर्कुलर वेव फ्रंट, दूसरे क्रस्ट को बनाए मिलाएं आपस में तो सेकंड, इस तरह थर्ड, ये कहलाएंगे हमारे पास सर्कुलर वेव फ्रंट। इसके बरक्स अगर हमारे पास रिपल टैंक के अंदर एक स्ट्रेट डिपर हो तो वो स्ट्रेट वेव क्रिएट करेगा, जैसे ऊपर मिसाल के अंदर मैंने बताया था। और इसके अंदर अगर ट्रफ से ट्रफ को मिलाकर यूँ जोड़ दिया जाए तो ये प्लेन वेव फ्रंट बन जाएंगे। और इसी तरह अगर हम क्रस्ट से भी क्रस्ट को जोड़े नीचे सेम फेज वाले पार्टिकल को, तो भी ये प्लेन वेव फ्रंट, स्ट्रेट और प्लेन वेव फ्रंट कहलाएंगे। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें साउंड और नॉइस के दरमियान फ़र्क करना है। तो म्यूज़िकल साउंड या साउंड जो कि हमारे कान में खुशगवार एहसास पैदा करता है, इसके बरक्स नॉइस जो है वो हमारे कान में नाखुशगवार एहसास पैदा करती है। म्यूज़िकल साउंड जो है वो रिकॉर्डर, गिटार, वायलिन, ड्रम वगैरह बनाते हैं। इसके बरक्स जो नॉइस हैं वो स्लैमिंग ऑफ डोर, दरवाजे का बंद होना, मोटर व्हीकल्स, गाड़ियाँ वगैरह, इनकी जो आवाज़ होती है, या मशीनरी वगैरह की आवाज़ जो कि हमारी कानों को चुभती है, वो नॉइस होती है। म्यूज़िकल साउंड रेगुलर रिपीटिंग साउंड होता है, ये रेगुलर पैटर्न से बनता है, और ये इर्रेगुलर या बेकायदा पैटर्न से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है रेडियो वेव्स क्या हैं, इन्हें किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, और टेली कम्युनिकेशन के अंदर इनका एक यूज़ बताना है। तो रेडियो वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, और ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इनकी प्रोडक्शन, स्टार जो है वो कुदरती ट्रांसमीटर हैं रेडियो वेव्स के, और जो आर्टिफिशियली रेडियो वेव को बनाया जाता है, अब वो करंट को वाइब्रेट किया जाता है ट्रांसमीटर एंटीना में, जिससे रेडियो वेव जनरेट होती हैं। इसके यूजेस टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी शॉर्ट रेंज के ऊपर डेटा एक्सचेंज करने के लिए, जैसे ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी शॉर्ट रेंज के ऊपर डेटा एक्सचेंज करता है। इसके बरक्स वाईफा भी शॉर्ट रेंज के ऊपर डेटा एक्सचेंज करता है, बट वेरी हाई स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाई डज प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज? प्रोटॉन पे क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है? एटम जो है वो कंसिस्ट होता है तीन पार्टिकल्स पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनका सेम चार्ज है मैग्नीट्यूड के एतबार से, यानी उनकी अददी कीमत जो चार्ज की है वो एक है, बट दोनों का चार्ज नेचर में अपोजिट है। तो साइंटिस्ट ने जो है एक को इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव और एक को प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हमें तीन डेली यूजेस बताने हैं ट्रांसफार्मर के या एप्लीकेशंस। तो देयर आर सेवरल वेज अ ट्रांसफार्मर कैन बी यूज। द फर्स्ट वन इज स्टेबलाइजर, बरकरार रखने वाला। स्टेबलाइजर भी ट्रांसफार्मर से बना हुआ होता है, ये वोल्टेज को मैनेज करता है। इस तरह मैनेज करता है कि सर्किट को जितना वोल्टेज चाहिए होता है ये उतना वोल्टेज इसको देता है। ये मददगार होता है स्टेप डाउन, यानी कि वोल्टेज को कम करने,
स्टेप अप या वोल्टेज को बढ़ाने के लिए द लेवल करंट इन अ बिल्डिंग, जिससे बिल्डिंग के अंदर जो करंट है उसके लेवल को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा इसको बैटरी चार्जर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बैटरीज कैन ऑल्सो बी चार्ज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिससे बैटरी को चार्ज किया जाता है। नॉर्मली 12 वोल्ट की बैटरी को जो वोल्टेज हमें नीड होता है उसको कंट्रोल किया जाता है पूरा, ताकि किसी भी तरह से डैमेज ना हो बैटरी के अंदर। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सर्किट ब्रेकर विद इंटीग्रेटेड ट्रांसफार्मर कैन प्रिवेंट द डैमेज फ्रॉम हाई वोल्टेज करंट बाय अलाउंग यूजर टू मैनुअली स्विच ऑन एंड ऑफ पावर। मैनुअली तौर पर ये स्विच ऑन और ऑफ कर देता है अगर करंट या वोल्टेज की मिकदार बढ़ जाए तो उस सूरत के अंदर हम डैमेज से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बताना है स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं और दो स्टोरेज डिवाइसेस के नाम। तो दीज आर द डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उन्हें हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। और नॉर्मली ऑडियो वीडियो कैसेट जो तो आजकल इतना यूज़ नहीं हो रही, बट ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क, इसके अलावा यूएसबी जो कि आजकल यूज़ होती हैं, ये भी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सवाल है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डीके 36 मिलीग्राम ऑफ रेडियम। 36 मिलीग्राम रेडियम 4.5 मिलीग्राम कब तक हो जाएगा, कितना मतलब कितने अरसे में ये 4.5 में कन्वर्ट होगा, जबकि रेडियम की जो हाफ लाइफ है वो 1600 ईयर्स है। अब सबसे पहले हमारे को जो मास ऑफ ओरिजिनल सैंपल दिया है वो 36 मिलीग्राम दिया है और जो रिमेनिंग सैंपल हमारे पास बचेगा वो 4.5 है। तो अगर हम देखें 8 को अगर हम 36 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4.5 आता है। और जो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होती हैं, यानी रेडियम कितने अरसे के अंदर कितनी दफ़ा हाफ लाइफ करने के बाद 4.5 बचेगा, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास 2 की पावर में होती है, तो 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास 3 आती है n। और जो हाफ लाइफ है हमारे पास वो 1600 ईयर्स है। और फार्मूले की मदद से भी हम इसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ 1/2n गिवन सैंपल मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग सैंपल, ये आपके पास मल्टीप्लाई है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 1/2n, n जो है हमारे पास यहाँ 3 हो जाएगा क्योंकि 36 को 8 से डिवाइड करने पर 4.5 आ रहा है और 8 2 की पावर 3 होता है। तो जो रिक्वायर्ड टाइम हमारे पास जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास आ जाएगी वो n = 3 आ जाएगी। जो रिक्वायर्ड टाइम है हमारे को इसको डीके होने में वो बराबर होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ n हमारे पास 3 है और एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो 1600 है। तो टोटल 4800 ईयर्स इसको दरकार होंगे जब ये 36 मिलीग्राम से 4.5 मिलीग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें डिफाइन करना है एटॉमिक मास क्या है और हमें फाइंड आउट करना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस लिथियम के अंदर। तो एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है किसी न्यूक्लियस के अंदर वो हमारे पास न्यूक्लियन नंबर और एटॉमिक मास कहलाता है। और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली ए बराबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के। तो लिथियम में हमारे को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बतानी है, तो ये 3 हमारे पास प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन की तादाद बताने के लिए 7 को इस 3 से माइनस करें तो न्यूट्रॉन हमारे पास 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास ओहम्स लॉ से रिलेटेड है जिसके अंदर हमें वोल्टेज मालूम करना है, जबकि हमारे को रेजिस्टेंस 50 किलो ओहम और करंट 300 माइक्रो एम्पियर दिया गया है। तो 50 किलो ओहम किलो हटाने के लिए हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या 10 की पावर 3 लिख देंगे। और यहाँ करंट के साथ माइक्रो को हटाने के लिए हम 10 की पावर -6 लिख देंगे। और हमें वोल्टेज मालूम करना है, ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। V बराबर होता है IR के और I हमारे पास 300 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 है और R 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है।
50 को मल्टीप्लाई कर दें 300 से तो ये 15,000 आ जाएगा, और 10 माइनस 6 और 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस 3 आएगा, और 10 की पावर माइनस 3 से मुराद 1000 से इसको डिवाइड कर दें तो रिक्वायर्ड वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास 15 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स फाइंड आउट करनी है, जबकि चार्ज हमारे पास 3 माइक्रो कूलम है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास 5 न्यूटन कूलम है। डेटा बना लें, 5 न्यूटन कूलम हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी और चार्ज 3 माइक्रो कूलम, और माइक्रो को रिमूव करने के लिए 10 की पावर माइनस 6 लगा लें। फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है और फोर्स बराबर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास बराबर होती है फोर्स अपॉन चार्ज के, और अगर हमें फोर्स चाहिए तो चार्ज यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, और तो फोर्स बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज दोनों की वैल्यू यहाँ पर लिख दें तो ये 5 3 हमारे पास 15 हो जाएगा, और यहाँ 10 की पावर हमारे पास माइनस 6 होगी, तो 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, ये भी हमारे पास आंसर है। और अगर हम पॉइंट को एक अदद इधर ले जाते हैं तो 10 की पावर एक हमारे पास कम हो जाएगी, तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन, ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की, और 193 नैनोमीटर हमें इसकी वेवलेंथ दी गई है। तो वेवलेंथ हमारे पास 193 नैनोमीटर है, और नैनो 10 की पावर माइनस 9 होता है, ये इससे रिमूव कर लें। स्पीड ऑफ लाइट कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती है। फ्रीक्वेंसी के फार्मूले के लिए स्पीड ऑफ लाइट बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ रख दें, वेवलेंथ यहाँ रख दें, 3 को 193 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर आएगा 10 की पावर 8, ये माइनस 9 है, ऊपर इधर प्लस 9 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 17 आ जाएगा हमारे पास। अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो पॉइंट को एक नेचुरल नंबर पे लाना पड़ेगा, तो ये 1.55 हो जाएगा, और यहाँ आते हुए 2 10 की पावर के अंदर कमी आ जाएगी, और ये 10 की पावर 17 से 15 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक सैम्पल इमेज हमारे पास जो कि 11.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन रही है, और इमेज डिस्टेंस हमारे पास क्यू होता है, ये बिहाइंड द कनकेव मिरर बन रही है, और जो भी बिहाइंड द मिरर बनती है वो हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है। इसका मतलब जो हमारे पास ये इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, और जो फोकल लेंथ हमें दिया गया है वो 13.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी हमें पी फाइंड आउट करना है। तो गिवन डेटा बना देते हैं। क्यू हमारे पास -11.5 है क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, फोकल लेंथ 13.5 है, और रिक्वायर्ड में इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मिरर इक्वेशन लगा लें 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और ये q नेगेटिव में है और f की वैल्यू 13.5, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा इस q की नेगेटिव की वजह से, और ये 11.5 है। अब यहाँ से ये माइनस में है, ये दूसरी साइड ले आएँ तो प्लस के अंदर हो जाएगा, तो 1/13.5 को डिवाइड करें और 1/11.5 को डिवाइड करें और इन दोनों का सम करें तो 0.16 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, p यहाँ चला जाएगा और 0.16 p के नीचे आ जाएगा, p के इस जगह पे आएगा, तो 1/0.16 करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास वो 6.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी है, ये भी 40% है। इसके अंदर 6 सवालों में से 4 सवाल आपने अटैम्प्ट करने हैं और हर सवाल के 6 मार्क्स हैं और टोटल 24 मार्क्स हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल बताएं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसके मेन जो है वो 3 पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला ये ग्रिड है जो कि कैथोड के तौर पर काम करेगा, और सेकंड जो है वो हमारे पास ये इनोड के तौर पर काम करेगा। इसमें एक डिफ्लेक्शन सिस्टम भी है जिससे जो इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी उसको अप या डाउन मूव कराया जा सकता है या लेफ़्ट राइट, और एक आखिर में हमारे पास ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा उस जगह के ऊपर ये एक ब्राइट स्पॉट क्रिएट करेगी। तो इसका जो हाफ हिस्सा है यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होगा, इनोड इसको एक्सिलरेट करने के लिए इस्तेमाल होगा, और ये जो डिफ्लेक्शन सिस्टम है ये इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, और जो आगे आपके पास स्क्रीन है वो इसको दिखाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप
कैन डिस्प्ले एंड मेजर मैनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। ये काफ़ी कई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को देखने और मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एसी डीसी वोल्टेज या फ्रीक्वेंसीज वगैरह। इसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहा जाता है क्योंकि ये ट्रेस करता है रिक्वायर्ड वेव फॉर्म को बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए, जिन्हें हम कैथोड रेस कहते हैं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल या कंस्ट्रक्शन है ये मुख्तलिफ कंपोनेंट के ऊपर कंसिस्ट करता है, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है इसका वो है कैथोड रे ट्यूब। जैसे कि ये फंक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड का फंक्शन, इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड में जो इलेक्ट्रॉन गन है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालती है, जिन्हें हम कैथोड रेस कहते हैं। ये ही कैथोड हमारे को बना के देता है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जब ये इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर तो इसके ऊपर एक ब्राइट स्पॉट क्रिएट हो जाता है, जिससे ये चीज़ जाहिर होती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ब्राइट स्पॉट इज़ क्रिएटेड ऑन द स्क्रीन बिकॉज इट इज़ कोटेड विद केमिकल। ये एक तरह के केमिकल से कोट होता है जिसे हम जिंक सल्फाइड बोलते हैं। और जिंक सल्फाइड की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी इस पर कोई रेडिएशन टकरा जाए तो वहाँ पर एक ये ग्लो या ब्राइट स्पॉट क्रिएट कर देता है। इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट होती है ग्रिड के ऊपर। एक तरह का ग्रिड था जो कैथोड के अंदर था, इसके अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ था और इसको नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया जाता है और ये रिपल करता है इलेक्ट्रॉन को, और इसी तरह ये कंट्रोल करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रीच कर रहे हो इनोड से स्क्रीन की तरफ। इसी तरह हम ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं स्पॉट की स्क्रीन के ऊपर। सेकंड, उसके बाद हमारे पास एनोड था। एनोड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा हुआ था और इसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेट करने के लिए, और इन्हें फोकस करता है वो एक स्ट्रेट बीम के अंदर। बीच में फिर हमारे पास डिफ्लेक्शन सिस्टम था जिसमें एक्स प्लेट और वाई प्लेट थे। जो डिफ्लेक्शन सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है एक्स प्लेट और वाई प्लेट्स के ऊपर, जिससे हम मूव कर सकते हैं स्पॉट को स्क्रीन पर। वाई प्लेट जो है वो मूव कराता है स्क्रीन को वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी अप और डाउन, और इसका मूव करने का तरीका हम वेरी करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं वोल्टेज को वाई प्लेट्स के ऊपर। और एक्स प्लेट जो है वो डिफ्लेक्ट करवाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी लेफ़्ट राइट एक्स रे करवाता है, एक्स प्लेट्स करवाती हैं, और जो अप एंड डाउन होता है वो वाई प्लेट्स करवाती हैं अपने वोल्टेज को चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है अल्ट्रासाउंड क्या है और इसकी दो एप्लीकेशन बतानी है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो अल्ट्रासाउंड, साउंड विद द फ्रीक्वेंसीज अबव द अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन रेंज। ह्यूमन रेंज से ऊपर जितनी भी साउंड की फ्रीक्वेंसियाँ हैं, और ह्यूमन रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से और 20 किलो हर्ट्ज यानी के आ जाएगा। इससे ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ये अल्ट्रासाउंड कहलाती है, और इसका इस्तेमाल ये इंडस्ट्री नहीं मेडिकल के अंदर, इसमें सबसे पहले इकोकार्डियोग्राफी है, और इट इज़ अ मेडिकल इमेजिंग प्रोसेसर। ये मेडिकल इमेजिंग प्रोसेसर है। अ ट्रांसमीटर सेंड आउट पल्सेस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसमें ट्रांसमीटर एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की पल्सेस सेंड करता है। ट्रांसड्यूसर इज पोजीशन ऑन द चेस एज अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड एंगल। ट्रांसड्यूसर को एक ख़ास एंगल और पोजीशन के ऊपर रखा जाता है, और पल्सेस जो है वो मूव करती है स्किन के अंदर या और कोई बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, वहाँ से लेकर हार्ट के टिश्यूज़ तक, जहाँ पर ये पल्सेस बाउंस बैक होती है और हार्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, और ये पल्सेस को फिर ट्रांसमिट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, जिनसे वो क्रिएट करते हैं इमेजेस जो कि हार्ट की दीवारों की होती है या उसके वॉल्स की होती है। ये जो इमेज प्रोड्यूस की जाती है इसे इको कार्डियो डायग्राम कहा जाता है, कार्डियोग्राम कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड जो एप्लीकेशन है इसकी वो अल्ट्रासोनोग्राफी है। इसके अंदर बेबीज़ वगैरह की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसकी एनिमेशन अगर देख लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर कर लेगा, अल्ट्रासोनोग्राफी और उससे ऊपर वाली की। तो इस टेक्निक के अंदर जो साउंड वेव को पेनिट्रेट किया जाता है बॉडी के अंदर, वो हिट करती है बाउंड्री बिटवीन टिश्यूज़ या बिटवीन फ्लूइड एंड सॉफ्ट टिश्यूज़, बोन या सॉफ्ट टिश्यूज़, एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन एरिया वेयर द टिश्यू डेंसिटी चेंजेस। तो मुख्तलिफ तरह से ये अंदर हिट करती है, वो टिश्यूज़ के अंदर भी जाती है
वो जो फ्लूइड वगैरह मौजूद होता है या सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उसके दरमियान भी, या बोन हड्डी और सॉफ्ट टिश्यू के दरमियान भी, और वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है। और ये रिफ्लेक्टेड जो होती है वो वहाँ पे जहाँ पे डेंसिटी चेंजेस हो रही होती है उसकी भी बेस पर होती है। इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रॉप टू द टिश्यू और ऑर्गन बाउंड्री। तो एक और इंस्ट्रूमेंट है जो कि उसके दरमियान के फासले को नाप लेता है, यूजिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन द टिश्यू, द टाइम ऑफ द रिटर्न ऑफ ईच। दीज पल्सेज आर सेंड टू कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इन पल्सेस को फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है जिससे 2 डायमेंशनली इमेज बनाई जाती है किसी ऑर्गन की या बेबीज वगैरह की। इस क्वेश्चन के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है प्रोजेक्टर की। तो कंस्ट्रक्शन, अ प्रोजेक्टर इज यूजेस अ कन्वेक्स लेंस। इसके अंदर एक कन्वेक्स लेंस होता है। प्रोजेक्शन एज अ प्रोजेक्शन लेंस, यानी ये प्रोजेक्शन करता है, ये बड़ा करता है। एंड अ पेयर ऑफ कंडेंसर लेंसेज। इसके अंदर पेयर ऑफ कंडेंसर लेंसेज होती हैं जो ये हैं, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस होते हैं, यानी एक साइड से प्लेन होते हैं ये। इससे प्रोड्यूस होती है एक लार्ज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड माने उलट, एक लार्ज, एक उलट और रियल इमेज। जो उलट इमेज होती है उसका हल हम ये निकालते हैं कि यहाँ जो स्लाइड रखते हैं उसको उल्टा रखते हैं, तो यहाँ पर हमारे को सीधी इमेज मिल जाती है। अब वर्किंग की तरफ आते हैं। अ स्लाइड इज पोजीशन बिटवीन एफ एंड 2f। इसका फोकल लेंथ f यहाँ होगा और आगे इसका 2f होगा, तो जो स्लाइड रखी जाएगी वो f और 2f के बीच में रखी जाएगी। फ्रॉम द प्रोजेक्शन लेंस अ कनकेव मिरर इज यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट। एक कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, यानी इसकी ये जगह पॉलिश्ड है और जो लाइट है वो यहाँ पर टकरा कर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। यूज टू रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द लैम्प। लैम्प के ज़रिए लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ऑन द पेयर ऑफ कंडेंसर, यानी यहाँ से रिफ्लेक्ट करके पेयर ऑफ कंडेंसर की तरफ जाता है और लाइट को फोकस करता है स्लाइड के ऊपर, यानी स्लाइड के ऊपर लाइट को फोकस कर देता है। और फिर उसके बाद डायरेक्टिंग इट टू थ्रू द स्लाइड टू द प्रोजेक्शन लेंसेज। स्लाइड से ये डायरेक्ट करता है इसको इस लेंस की तरफ। द इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज इन्वर्टेड। जो यहाँ इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है, रियल होती है और बड़ी मैग्नीफाइड होती है। मूव द लेंसेज फ्रॉम द स्क्रीन टू ऑब्टेन अ लार्ज इमेज। लेंसेज को स्क्रीन से मूव करवा कर, आगे पीछे करवा के इमेज की साइज को बड़ा छोटा किया जा सकता है। द लेंस इज मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू गेट शार्प पिक्चर ऑन द स्क्रीन। इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके एक शार्प, एक तेज पिक्चर ली जा सकती है स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट के अंदर हमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट डिफाइन करना है जो कि सेपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव वेव्स के ऊपर था। नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशन, टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। द रेडियो एक्टिव सोर्स इज पुट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें रेडियो एक्टिव इमिशन की नेचर बतानी है या उन्हें सेपरेशन करना है तो हमें उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा। और द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द सोर्सेज, तो जब हम इसको रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो यहाँ से जो भी इमिशन होगी रेडिएशन की वो 3 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक्स डाउन इनटू 3 कंपोनेंट। अल्फा रेडिएशन बैंड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। इसमें जो एक टाइप की रेडिएशन होगी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चली जाएगी, सेकंड टाइप इसके अंदर पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाएगी और जो थर्ड टाइप होगी वो स्ट्रेट चली जाएगी। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ हमारे पास जाएगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ जो हमारे पास जाएगी वो अल्फा रेडिएशन कहलाएगी, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगी वो बीटा रेडिएशन कहलाएगी और जो स्ट्रेट चली जाएगी उसको हम गामा रेडिएशन कहेंगे, जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। दिस रिजल्ट डिस्क्राइब डेट। इस रिजल्ट से कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली है रदरफोर्ड ने, जिसमें सबसे पहले अल्फा रेडिएशन की जो नेचर है वो है कि अल्फा रेडिएशन डिफ्लेक्ट हुई थी टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, सो इट्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब ये होगा कि इसके पास 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, यानी इनके पास जो चार्ज है वो 2+2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ये मोस्ट आयोनाइजिंग है, यानी कि इनकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियस है तो इनका साइज़ बड़ा होता है, तो ये आसानी से किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर उनको आयनाइज कर सकते हैं, इसीलिए इनकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है।
इसकी शॉर्टेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, यानी किसी चीज़ में सरायत करने की जो इसकी ताकत है वो कम होती है, क्योंकि ये साइज़ में बड़े होते हैं तो किसी चीज़ में सरायत करना इनके अंदर कम होता है। और इसकी रीज़न लिखिए, बिकॉज ऑफ इस स्ट्रॉन्ग आयोनाइजिंग पावर, इनकी आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा है, इसी वजह से इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है। सेकंड जो हमारे पास रेडिएशन था वो बीटा रेडिएशन था, वो डिफ्लेक्ट हुआ था पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बीटा पार्टिकल आयनाइज अगेंस्ट मच लेजियर देन अल्फा पार्टिकल, इनकी आयनाइजेशन पावर जो है वो कम होती है, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं तो इस वजह से इनकी आयनाइजिंग पावर तो कम होती है, बट इसके बरक्स इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बढ़ जाती है अल्फा के मुकाबले में। तो दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर ड्यू टू हाई स्पीड एंड न्यूट्रल नेचर। इसके बाद नेचर हमारे पास गैमा की है, और गैमा पार्टिकल आर नॉट डिफ्लेक्टेड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैरी नो इलेक्ट्रिक चार्ज। जो गैमा पार्टिकल है उसके वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसलिए उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये सिंपली फोटॉन्स है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में निकल रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स है। गैमा पार्टिकल सबसे कम आयनाइज करती है अल्फा और बीटा के मुकाबले में, इनकी आयनाइजेशन पावर सबसे कम है, बट इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट की तरह से चल रही है और एक ये रेडिएशन है, तो इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब टर्निंग इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक कॉइल हो जिससे करंट गुजर रहा हो तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है उसको डिस्क्राइब करना है। कंसीडर कर लें ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये प्लेस है एक मैग्नेटिक फील्ड में, यानी ये भी मैग्नेट है ये भी मैग्नेट है, तो यहाँ से इनकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इसको प्लेस किया गया है। एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, यानी ये जो प्लेन ऑफ द कॉइल है ये और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, एंगल कॉस थीटा बना रहे हैं। एंड फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस, और ये यहाँ फ्री रोटेट कर सकती है। व्हेन करंट आई इज पास थ्रू द कॉइल द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन परपेंडिकुलरली प्लेस कंडक्टर, जब इससे करंट गुजरेगा तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगी यहाँ पे, और इसके ऊपर एक फोर्स महसूस होगी। वो फोर्स के लिए फार्मूला F इक्वल टू बिल है, BIL। B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, I वो करंट है, L जो है वो लेंथ है इस रेक्टेंगुलर कॉइल की। Hence a pair of two equal but opposite forces couple act on the coil, यानी इसके ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी जिन्हें हम कपल कहेंगे। That causes the coil to rotate, जिससे ये कॉइल रोटेट कर जाएगी, तो टॉर्क बन जाएगा हमारे पास, टॉर्क बराबर होगा BI के, यानी B यहाँ वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, I कॉइल से गुजरने वाला करंट और A कॉइल का एरिया। इफ द प्लेन एंड कॉइल मेक एन एंगल, अगर प्लेन और कॉइल जो है वो एंगल बनाए विद द फील्ड B, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉस अल्फा कैन बी एडिड, तो एंगल कॉस अल्फा इसके अंदर ऐड किया जा सकता है, तो ये BI कॉस अल्फा हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल को भी इसके अंदर ऐड कर दें तो यहाँ पर N भी आ जाएगा, BIAN कॉस अल्फा। और इसी को ही अगर हम थोड़ा तरतीब से लिखें तो ये BINA यानी बीना कॉस अल्फा हो जाएगा। तो दिस एक्सप्रेशन गिव द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द पावर डिसिपेशन इन अ रजिस्टर। हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं पावर डिसिपेशन को एक रजिस्टर में, और ड्राइव करना है V²/R। तो इलेक्ट्रिक पावर द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी किस स्पीड से ट्रांसफ़र हो रही है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। एक्सप्लेनेशन द रेट एट विच हीट इज़ डेसिपेटेड, जब किसी सर्किट में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो उसमें हीट निकलेगी। ये जो हीट निकलने की जो शरह है, जो स्पीड है, वो डेसिपेशन पावर कहलाती है, और इट इज़ डिनोटेड बाय P, इसको P से ज़ाहिर करते हैं, और इसकी जो यूनिट है वो वाट है। मैथमेटिकली पावर को हम लिख सकते हैं P इक्वल टू IV, और बाय यूजिंग ओहम्स लॉ V हमारे पास IR के बराबर होता है, और I हमारे पास V/R के बराबर होगा, तो P एज इट इज़ आ जाएगा
आई की जगह हम V/R लिख सकते हैं और ये V एज इट इज़ आ जाएगा। ये V से V मल्टीप्लाई होगा तो पावर हमारे पास बराबर आ जाएगा V²/R के। तो उम्मीद है कि ये मॉडल पेपर आपके समझ में आ गया होगा। इनके जो हर क्वेश्चन है उनके तफसीली लेक्चर जो है हर सवाल के अंदर मौजूद हैं, तो वो मैं लिंक PDF में इंक्लूड कर दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।